है दोबारा चला दो। अच्छा, एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स बिफोर एनी एक्सीडेंट जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, या आप जो भी रेमीडियल एक्शंस या आप अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो मेजर्स लेते हैं, वो एक्टिव मॉनिटरिंग है। और एक्सीडेंट, इंसिडेंट या इल हेल्थ होने के बाद जो आपका कंट्रोल मेजर्स या मेजर्स आप अडॉप्ट करते हैं, वो क्या है? रिएक्टिव मॉनिटरिंग है। ठीक है। अब एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या आएगा? क्वालिटी रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट आप इसीलिए करते हैं ना कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको रिड्यूस कर सकें। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग शेड्यूल्स, कमेटी मीटिंग्स पे हम उस दिन बात कर चुके हैं। एनुअल जो मीटिंग्स होती हैं उनमें क्या क्या डिस्कस होगा, क्या उसका वो है। और वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस। ठीक है। इंस्पेक्शंस जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं कि अभी वर्क प्लेस में एकदम से सेफ्टी ऑफिसर आया, उसने राउंड लिया, इमीडिएटली उसने देखा कि कंट्रोल एक्शंस कौन कौन से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वर्कर सेफ्टी हार्नेस पहन रहे हैं नहीं पहन रहे, या पीपीज यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेफ्टी इंस्पेक्शन। एग्जामिनेशन है किसकी? वर्क प्लेस की, प्लांट की और मशीनरी इक्विपमेंट, जो भी प्री चेक्स हैं, जो कुछ भी है। इंस्पेक्शन जो आप कैरी आउट करते हैं, इंस्पेक्शन का लफ्ज़ ऐसे भी यही है कि अचानक से जो इमीडिएट इंस्पेक्शन और ऑडिट में फ़र्क ये है कि इंस्पेक्शन जो होती है वो इमीडिएट होती है। यूजली डन बाय वन लाइन मैनेजर और अ कॉम्पिटेंट पर्सन। इंस्पेक्शन एक बंदा भी। सेफ्टी सैंपलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू जज कंप्लाइंस। आप सैंपलिंग क्या होती है वैसे नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में या स्टैट्स में? सैंपलिंग ये होती है कोई ऐसा पार्ट आपने उठाना है जिससे आपने टोटल वर्क प्लेस का डाटा कलेक्ट करना है। अब आप हर बंदे से जाके इंडिविजुअली तो नहीं पूछ सकते, लेकिन मैंने अब एक सवाल देखना है कि आप सबको समझ आया, मैं बीच में से गुफरान को, वलीद को या अंजला किसी कोई तीनों को पूछ लूँगा, मुझे पता होगा सारी क्लास को समझ आ गए। अब मैं सबसे सुनने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो सेफ्टी सैंपलिंग की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव को कंप्लाइंस जज की जाती है कि वो हमारे मेजर्स के साथ कंप्लाई कर रहा है, उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। और लेस टाइम कंज्यूमिंग में पहले बता चुका हूँ, इंस्पेक्शन इमीडिएट होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इमीडिएटली इंस्पेक्टर गया, उसने 2-4 लोगों को देखा, 2-4 एक्टिविटीज़ देखी, उसको लगा सब लोग सेफली वर्क कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इंस्पेक्शन हो गई है। और अगर नहीं कर रहे तो भी फिर वो नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा। सेफ्टी टूर। टूर का लफ्ज़ जब भी आएगा इसका मतलब है कि वॉक अराउंड। कैसे होगी? मतलब टूर कैसे होता है कि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर जो भी है वो चल फिर के विजुअली चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है। वो जाएगा, वो घूमेगा फिरेगा। इंस्पेक्शन भी इसके साथ मिलती जुलती चीज़ है। ठीक है। द इंटेंशन इज़ टू इंटरेक्ट एंड बी हाईली विजिबल। अच्छा, विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स जब विजिबल होते हैं वर्कर्स के सामने तो वर्कर्स ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। अब अगर एक बंदा नहीं आता तो फिर आप कैसे एक्ट करते हैं? सीनियर बंदा नहीं आ रहा होता, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं क्योंकि सीनियर बंदा नहीं आ रहा, लेकिन जब वो आ रहा है तो फिर आप उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। और आपको भी, वर्कर को भी ये पता होता है कि मैनेजर हमारे साथ कांटेक्ट में, उसको हमारी फ़िक्र है, वो हमारे पास आता है, वो हमारी बात सुनता है, हमारे कंसर्न सुनता है। अब जो डेंटल सर्जन वाला सिनेरियो था उसमें यह था कि डेंटल सर्जन जितना भी बिजी हो वो रोज़ अपने वर्कर्स को एक दफ़ा मिलता था, उनसे कंसर्न्स पूछता था। दैट मीन्स कि पॉजिटिव कल्चर था हेल्थ एंड सेफ्टी का। जहाँ भी ये चीज़ें मैटर करेंगी वहाँ कल्चर का वर्ड लाजमी आएगा। सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन किन चीज़ों के लिए हो गई? प्लांट के लिए। और प्लांट में क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रेमिसेस, वर्क प्लेस और एनवायरमेंट। प्रेमिसेस कहते हैं इसके, अगर आप लफ्ज़ लिखोगे कि एट वर्क प्लेस प्रेमिसेस, इसका मतलब होगा कि जो उनका एरिया ऑफ वर्क है टोटल, ये हमारी वर्क प्लेस प्रेमिसेस है। यहाँ रोड से शुरू होती है, हम सारे इस एरिया के अंदर घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, प्रेमिसेस है। पीपल को कैसे हम इंस्पेक्ट करेंगे कि उनके वर्किंग मेथड्स और उनके बिहेवियर्स को जज करेंगे। बिहेवियर्स पे हमने उस दिन बात की थी कि नेगेटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव है, पीयर इन्फ्लुएंस क्या है, उनका बिहेवियर नेगेटिवली कैसे इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिवली। तो हम पीपल की जब इंस्पेक्शन करेंगे हम ये चीज़ें, और प्रोसीजर्स की इंस्पेक्शन करेंगे तो परमिट टू वर्क। तो हम जब प्लांट करेंगे मशीनरी व्हीकल्स देखेंगे, जब हम प्रेमिसेस की इंस्पेक्शन करेंगे वर्क प्लेस और एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, पीपल देखेंगे तो वर्किंग मेथड और बिहेवियर देखेंगे उनका, और प्रोसीजर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क परमिट टू वर्क। ये सवाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अरेंजमेंट्स अगर आ जाती है क्वेश्चन में कि कौन सी अरेंजमेंट इस साइट पे होनी चाहिए थी, अब हम जनरल अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं, इनमें से जो साइट पे होंगे उन्हें हम नहीं लिखेंगे, जो नहीं होंगे उन्हें लिखेंगे। टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड,
ठीक है। टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग की कौन सी टाइप्स हैं? किस किस्म की मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है? मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? आप सीसीटीवी के थ्रू कर रहे हैं, आपको एक सुपरवाइज़र चाहिए, आप किस लेवल पे वर्कर्स को मॉनिटर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे नज़र रखने को जो कहते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी, हाँ, फ्रीक्वेंसी आप डिफ़ाइन करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद। फॉर एग्जांपल आप इंस्पेक्शन डिफ़ाइन करते हो, आप कहते हो वीक में एक इंस्पेक्शन लाजमी, या डे में एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, या मंथ में एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उस हिसाब से। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि किसको आप किस लेवल पे जिम्मेदारी फ्राहम करते हैं, किसने कौन सी जिम्मेदारी किस लेवल पे अदा करनी है। कॉम्पिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर किस लेवल का कॉम्पिटेंस। अब अगर कोई वर्क प्लेस का कोई कन्फाइंड स्पेस का हैज़र्ड है तो उसके लिए ज़्यादा कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए, लेकिन अगर वर्क एट हाइट का है तो फिर थोड़ा सा कम कॉम्पिटेंट चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी किस बिना पर डिफ़ाइन होगी कि किस जगह की इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। अब मशीन या मैकेनिकल एरिया की इंस्पेक्शन है तो फिर कैसा कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए होगा? मैकेनिकल इंजीनियर भी हो जिसको फील्ड और अपनी वर्क प्लेस की मशीनों का अच्छे से पता हो, एक्सपीरियंस हो। ऑपरेटर नॉर्मली नहीं होता, वो ऑपरेटर तो एक मशीन के साथ, हाँ कोई सीनियर सुपरवाइज़र हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मैनेजरियल लेवल पर इंस्पेक्शंस कैरी आउट होती हैं, ठीक है। चेक लिस्ट यूज़ करेंगे, चेक लिस्ट ईजी कर देते हैं इंस्पेक्शन को, कि हम टिक मारते जाएंगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। वर्कर्स ने सेफ्टी हार्नेस पहनी है, ऑफशोर वर्कर्स की है, जैकेट्स पहनी है, सिलेंडर्स दिए हुए हैं, या जो भी उनके प्रिकॉशंस है, पीपीईज़ हैं। यूज़ ऑफ प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम फाउंड, अब इंस्पेक्शन के दौरान हमें एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या मिल जाएगा? कुछ प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस बात है कि एक्टिव मॉनिटरिंग में आप जब साइट पे जाएंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो मिलेंगे जो अभी सही नहीं चल रहे। हमने पॉलिसी में या रिस्क असेसमेंट किसी भी चीज़ में आखिर में हम क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअल मॉनिटरिंग की बात करते हैं ना, कि हमने मॉनिटरिंग करनी है। तो ये भी मॉनिटरिंग का हिस्सा है, एक्टिव मॉनिटरिंग, कि हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्शन प्लान करेंगे कि अब हमने क्या करना है। जैसे आप रिस्क असेसमेंट में बड़े एक्शंस लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्शंस आप डिफाइन कर देते हैं कि फौरी तौर पर हमने ये एक्शन अडॉप्ट करना है। कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो तो नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट में आपको लगता है कि ज़्यादा एजेड्स निकलेंगे या ज़्यादा कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आपने एक साल तक उस चीज़ को छोड़ नहीं दिया, आपने परसू किया। अब एक साल बाद जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो बहुत कम हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई होंगे, वो भी इस सूरत में कि कोई नई प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी निकली है, क्योंकि आपने साथ साथ चीज़ों को ठीक किया। गाड़ी की एग्जांपल ले लो, हम लोग एक मिसाल देते हैं कि गाड़ी साथ साथ ठीक कराते रहो। छोटा मोटा काम निकला है, कैंची का मसला है, वो ठीक कराया, गोडा ठीक कराया, छोड़ दो एक साल तक, फिर क्या होता है? हाँ, फिर अच्छा खासा बड़ा काम हमें लेना पड़ता है। तो ये कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी कंपनीज एक्टिव मॉनिटरिंग को इंश्योर करती हैं। तो फैक्टर्स कौन से कंसिडर करेंगे कि कैसी मॉनिटरिंग चाहिए? जैसे हमने हर जहाँ भी फैक्टर्स की बात होती है तो हम यही कहते हैं कौन करेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए। पहले भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना डिफरेंट चीज़ों के, परमिट टू वर्क के पढ़े हैं, सेफ सिस्टम ऑफ, यही पढ़े हैं कि कौन करेगा, कमेटी में कौन होगा, कौन जिम्मेदार बंदा कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज हम हमेशा डिस्कस करते हैं कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो जहाँ पे भी फैक्टर्स की बात होगी वो इजी सिंपल हमने ये बताने हैं किन चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। बैंक के हेड ऑफिस की उसने एग्जांपल दी, इंस्पेक्शन कैसे होगी? हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड देखेंगे, फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या है? मंथली उसने रख दी है। कॉम्पिटेंस 1 डे कोर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी देखनी है, बैंक में 1 डे कोर्स उन्होंने रख दी है। आप जिस साइट पे जाएंगे तो आपने कितना कोर्स किया है? निबोश कितने आवर्स का कोर्स है? आयोश कितने आवर्स का है? फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंसी को हम 5 आवर्स कोर्स कह देते हैं कि कॉम्पिटेंट बंदा इतना होना चाहिए कि उसने 5 आवर्स का कोर्स लिया हो। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, वही मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, जनरल चेकलिस्ट, बैंक्स के लिए जनरल भी हो सकती है। टेलर्ड का क्या मतलब है? सी देंगे। टेलर क्या होता है? हाँ, तो इधर दर्जी लगा देंगे। टेलर्ड लफ्ज़ का मतलब होता है कि आप उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। टेलरिंग इसी को कहते हैं ना, ठीक है। वैसे तो टेलर
कपड़े सीने वाला होता है लेकिन तब्दीली कर सके। टेलर चेकलिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, कि आपको एक जनरल चेकलिस्ट है, आपको लगता है कि ये एक्टिविटीज़ हमारे पास नहीं है तो उनको हमने काट दिया, ये और एक्टिविटीज़ है उनको ऐड कर दिया, ठीक है। फॉलो अप अरेंजमेंट्स, एक एक्शन प्लान हम डिज़ाइन कर लेंगे कि हमने फॉलो अप कैसे करना है, इसका कोई सवाल नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। नॉर्मली जब हम वर्क साइट इंस्पेक्शन पे जाएंगे, अगर आपसे ये सवाल किया जाता है जो अब काम की चीज़ है, ये आप किन चीज़ों को देखेंगे, किन चीज़ों की इंस्पेक्शन करेंगे? नाम पढ़ लें, इनमें से कोई समझ नहीं आता पूछो। फायर सेफ्टी हर जगह का सबसे मेजर हैज़र्ड होता है। फायर प्लान, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, कोई दुकान हो, कुछ भी हो, होटल हो, फायर अरेंजमेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन कोई स्टील वर्किंग वर्कशॉप है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, फायर, और फिर ये चीज़ें, अगर कोई केमिकल मेकिंग वर्कशॉप है तो फिर केमिकल मेजर हो जाता है। तो आपके पास अगर अरेंजमेंट्स पे सवाल आता है कि कौन सी चेकलिस्ट, कौन सी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, हंसला उधर आ जाओ अवैस के साथ। अवैस कहते हो मेरे साथ बैठे। खैर है, बैग हटा लो, साथ बैठ जाओ, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों की इंस्पेक्शन हम करेंगे? मशीनरी की, वेलफेयर फैसिलिटी की, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, केमिकल सेफ्टी की, ट्रैफिक रूट्स की। तो आप कभी भी सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो वॉशरूम्स की इंस्पेक्शन भी करनी है, ठीक है। वेलफेयर भी ठीक नहीं है तो इसका मतलब है वर्कर्स को सही, हाँ जी। सर एक आपने एक एग्जांपल बताई थी, उनका एक जगह पे वो करते जॉब तो उन्होंने ली हुई थी मैस वगैरह भी ना सर ने, तो वो कहते हैं यार वो मेरे काबू में नहीं आ रहे थे ना। उनका अपना एटीट्यूड होता है, ये जो मैस वाले होते हैं कैटरिंग के, तो जी खाना है खाओ नहीं खाना, वो कहते हैं ठीक है सर मैं देखता रहा हफ्ते तक। एक बार मैं चला गया सुबह सुबह जाना इंस्पेक्शन के लिए, तो वो परेशान थे मेरी ड्यूटी आ गई। उसके बाद इस तरह बिल्कुल ठीक हो, जब मैं हूँ ना तो मुझे 10 डिशें देते, कौन सी सर आपको बिल्कुल सेफ्टी ऑफिसर अंदर आते हैं ये भी। हाँ हाँ, ये मैंने इसलिए आपको अभी आइडेंटिफाई करके बताया कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी आपकी ड्यूटी है। हाँ, वॉशरूम ख़राब देखें हैं, गंदे देखें, आप सीधा एक्शन ले सकते हैं। कुछ भी वेलफेयर फैसिलिटीज सब कुछ आता है। हमारे पास वो जो आए हुए हैं स्टूडेंट, वो 12 साल एज अ सिविल इंजीनियर काम करके आए हैं और बड़ी अच्छी 8,000 दिरहम पे सैलरी छोड़ के आए हैं सेफ्टी का कोर्स करने। अभी इधर हैं तो कहते हैं मैं वो कहते हैं सेफ्टी ऑफिसर की इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं सिर्फ ये कोर्स इज़्ज़त के लिए करके इसकी जॉब में जाना चाहता हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर जब आता है सारे फ्लैट हो जाते हैं कि सर आ गए हैं। गाड़ियाँ इनको मिलती हैं ऑफिसर्स में, इनको नॉर्मल मजदूरों में नहीं बिठाते। इससे छोटी पोस्ट भी हैं, फायर वॉचर होते हैं, छोटी मोटी पोस्ट भी होती हैं। अच्छा, नॉर्मली यहाँ से जो सेफ्टी ऑफिसर शुरू में जाते हैं ना, कहीं फायर वॉचर लग गए, हाँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोई लकी होता है जिसको डायरेक्ट एज अ सेफ्टी ऑफिसर हायर कर। रामको की इतनी अच्छी सैलरीज है। अब तुम लोग चाह रहे हो मैं इधर पढ़ाई छोड़ के चला जाऊँ। 16,000 कितना बनता है? स्टार्टिंग में ऑफिसर की अगर सुपरवाइजर तो मल्टीप्लाई 2 कर दे, मैनेजर तो मल्टीप्लाई 3 कर दे। सर की जो लास्ट क्रेडिट होती थी ना 45 to 50,000 सारे जब मैं वो कर पा रहा अभी भी तो ला रहे हैं, बस ये था क्या हो गया पूरी जिंदगी। अच्छा, रिएक्टिव मॉनिटरिंग किस बेस पे होती है? ये टॉपिक लाजमी ख़त्म करना है, जितनी बातें करेंगे उतना डिले होगा। एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ क्या होती है? कौन अवैस, इल हेल्थ क्या होती है? और कोई ना बोले। इल हेल्थ कौन सी इंजरी होती है? कौन सी कमजोरी? इल हेल्थ किस चीज़ को कहते हैं जी? हंजला
किसको कहते हैं एल? नहीं पता? इसका क्वेश्चन नहीं करता भी कंट्रोल। चार एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अच्छा वो पीछे ये कौन है, ये पिलर के साथ? मीर नाम है आपका? आप उधर वो मैंने देखा है वीडियो में बड़े एक्टिवली खड़े थे। क्या है इल हेल्थ? बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है। इल हेल्थ कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़, इल हेल्थ कंडीशन, ठीक है, जो इंजरी में नहीं आती। अब इंजरी तो ये है कि आपको सीधा ज़ख़म या काट या कुछ ऐसे हो गए। एक्सीडेंट और इंसिडेंट में फ़र्क किसको पता है? आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताएं ज़रा। मुझे आज तक क्लियर नहीं है ये। एक्सीडेंट वो चीज़ है जिसमें आपका जो है ना ह्यूमन का या प्रॉपर्टी का डायरेक्ट लॉस हो जाए। इंसिडेंट काज होता है, उसमें होता हो भी सकता नहीं हो भी नहीं सकता नहीं, उसमें एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट जो है ना, ये आपके लिए नियर मिस की तरह होता है कि एक्शन हो जाता है, लेकिन उसका जो है ना नहीं प्रॉपर्टी का डैमेज होता है और ना ह्यूमन बीइंग का डैमेज। नहीं ये गलत है। इंसिडेंट कोई भी काम होता है और एक्सीडेंट जो है वो किसी की इंजरी वगैरह या प्रॉपर्टी लॉस। मेरे हमारे नबोश में जो है, जो सिनेरियोज में भी आ चुका है, हो सकता है सर ने डिफरेंट पढ़ाया हो और हो सकता है वो करेक्ट हो। मैं ख़ुद इस चीज़ पे आज तक श्योर नहीं हूँ। एक्सीडेंट वो होता है जिसमें ह्यूमन इंजरी होती है, ठीक है, लाइफ को थ्रेट हो जाती है, चाहे वो अकेले सिर्फ लाइफ को हो तो वो एक्सीडेंट है। इंसिडेंट वो होता है जिसमें हादसा होता है, ह्यूमन इंजरी। अब पीछे जो वो आया था उस सिनेरियो में लिखा हुआ था इंसिडेंट हुआ है, उनके रैक्स गिरे थे, रॉ मटेरियल्स आया था, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था, लेकिन रात का वक्त था, कोई इंजरी नहीं हुई थी, तो उसको उन्होंने इंसिडेंट कहा है। तो एक्सीडेंट में इंजरी होगी, इंसिडेंट में इंजरी नहीं होगी, और नियर मिस में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? हाईलाइट करती है एरियाज ऑफ कंसर्न। एरियाज ऑफ कंसर्न मतलब अब आपको पता चल गया इस एरिया में हमारे मेजर्स फेल हो गए हैं। जब मेजर्स फेल हो गए हैं तो एरियाज ऑफ कंसर्न की तरफ हम चले जाते हैं। थिंक दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग किन के लिए है? जो चीज़ें ऑलरेडी गलत हो चुकी हैं, ठीक है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग के वक्त कोई भी एक्टिव मॉनिटरिंग की चीज़ नहीं लिखेगा। सबसे बड़ा मसला निबोश में ये है कि हम क्वेश्चन के साथ स्टिक नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता क्वेश्चन मांग, क्वेश्चन ने लिख दिया रिएक्टिव मॉनिटरिंग, हमें एप्टेबाज बोर्ड की तरह एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में जो कुछ पता था लिख दिया। नहीं, हम स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक रहेंगे। और मेजर्स फेलियर मतलब आपने ऑलरेडी कोई कंट्रोल तो लगाए होंगे, आपने एक अच्छी लैडर लगाई थी लेकिन आप उसके नट नहीं चेक किए तो मेजर फेल हो गया, ठीक है। 2 मेथड है, लेसन फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट और डेटा कलेक्टेड ओवर पीरियड। या तो एक स्पेसिफिक एक्सीडेंट को लेके आपने रिएक्टिव मॉनिटरिंग की है, या तो आपके पास एक लंबी लिस्ट है, आप कहते हैं यार देखें, हम जब स्टैटिस्टिक्स का जिक्र करते हैं पिछले 10 साल में हमारी कंपनी में फायर के 10 हादसात हो चुके हैं, या पिछले 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 6 महीने में हमारी कंपनी में इतने नियर मिसेज हो चुके हैं, इतने हादसात हो चुके हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, उस डेटा को लेकर, सॉरी नियर मिसेज में शामिल नहीं है, उस डेटा को लेकर उसके खिलाफ नहीं, उसके किस में खिलाफ नहीं कहते, वजूहात देकर फिर हम रिएक्ट करेंगे उसके लिए, या किस वजह से हाँ एक्सीडेंट हुए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शंस जो लेंगे वो क्या होगी, रिएक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग को एक्टिव मॉनिटरिंग के साथ मिक्स नहीं करना। रिएक्टिव मॉनिटरिंग जब भी होगी वो एक्सीडेंट, इंसिडेंट या इल हेल्थ के डाटा को लेके होगी, चाहे वो एक एक्सीडेंट हो या चाहे मल्टीपल, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर के आप एक्सीडेंट्स देख के कर रहे हैं, तो सब कुछ ऐसे होगा। डेटा कलेक्टेड किस बारे में, नियर मिसेज शामिल है, ठीक है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में एक्सीडेंट है, डेंजरस अकरेंसेस है और नियर मिसेज है, इन सब का डेटा लेके हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। हम किस सूरत में कर सकते हैं, ये क्यों मिक्स हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम। आप कहते हैं हम सालाना रिएक्टिव मॉनिटरिंग देखेंगे, तो आप पिछले साल के एक्सीडेंट्स को देखकर रिएक्टिव मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट, या वर्कर्स की कंप्लेंट्स हैं या कोई इन्फोर्समेंट एक्शंस की बिना पर, ठीक है, हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग अडॉप्ट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों करते हैं। ये एक फार्मूला है रिएक्टिव मॉनिटरिंग का। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, कोई ऐसे एक्सीडेंट जिसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हुआ ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ओवर द सेम पीरियड इनटू 1,00,000, ठीक है। ऊपर हम ये रखते हैं कि कितना वर्क हमारे आवर्स ज़ाया हुए, मतलब आप कहते हैं कि पिछले 1 साल में हमारे 40 घंटे ज़ाया हुए ड्यू टू एक्सीडेंट। ऊपर हम क्या लिख लेंगे 40। टोटल 1 साल में कितने आवर्स हमने काम किया, 8 इंटू 5, 5 इंटू 4, जो भी आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 1 साल का निकल आएगा। 8 आवर्स फॉर 5 डेज 40 आवर्स, 40 को 5 डेज हम, अच्छा वीकली हो गया, उसके बाद 30 से वीक 4 वीक्स नहीं 4 वीक्स हो गए ना, 4 से करेंगे तो 120 हो गया, 120 को 12 से करो तो 120 प्लस 240 क्या बनते हैं, 120 प्लस 240 120 मल्टीप्लाई नहीं बनता सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 को 12 से मल्टीप्लाई करना था ना, वो अक्सर बन जाता है। चलें 1440 बन गया। लास्ट वर्किंग टाइम हमारे पास क्या है 40 घंटे। 40 घंटे, या कोई और चेंज कर लो, हमारा पिछले पूरे साल में 100 घंटा ज़ाया हुए, 100 घंटा ज़ाया हो गया, डिवाइड बाय क्या था कितना, कैलकुलेट करना सबको आ गया। अगर ये सवाल आया तो बहुत आसान है, ये खैर है मैं उसी वक्त सॉल्व करके दे दूँ। इंशाल्लाह आप सारी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है हमें। तो ये हाँ, तो हमारे कितने लॉस हुए आवर्स, लास्ट टाइम एक्सीडेंट्स पर 100,000 और वर्क, बस इसको ऐसे ही लिख देंगे, इतनी मैथ मेरी स्ट्रांग नहीं है मज़ीद। इसको स्लाइड्स कितनी हो गई हैं, अभी 15 स्लाइड्स हुई है, थोड़ा सा मैं तेज़ जाऊंगा, 55 स्लाइड्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है, इन्वेस्टिगेशन से नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग से आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सवाल, ये वाला सवाल तो बहुत बार आ चुका है, वाई वुड हैव दिस एक्सीडेंट बीन इन्वेस्टिगेटेड, वाई अ मैनेजर शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस एक्सीडेंट, जो भी सवाल आया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हमें रूट कॉज बताती है। प्रिवेंट रीअकरेंस, रीअकरेंस का वर्ड टेक्निकल वर्ड है, इसको अपने जहन में रखो, रीअकरेंस का वर्ड है दोबारा होने से रोकना। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस, ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सकें। लीगल रीज़न है, लीगली भी आप रिक्वायर्ड है कि आप जब भी कोई हादसा हो उसको इन्वेस्टिगेट करें। इंश्योरेंस पर्पज़ है, अब आपने जब इन्वेस्टिगेशन करनी है, साथ अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें इन्वेस्टिगेशन को, इंश्योरेंस आपसे सबूत तो मांगेगी कि ये हादसा आप साबित करें कि आपकी गलती से नहीं हुआ, रैंडमली हो गया, तो फिर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनको देंगे, एविडेंस देंगे। स्टाफ का मोरल आई होता है, ज़ाहिर बात है स्टाफ कहेगा कि हमारी सेफ्टी का ख्याल, इतना ज़्यादा हरामकों का स्टाफ का मोरल अगर आप देखें बहुत आई हो, क्यों, उनको पता है कि हमारी सेफ्टी पक्की है, कंपनी ने इतने मेजर्स लिए हुए हैं, हमारी सेफ्टी पक्की है। और डिसिप्लिनरी पर्पसेस, आप इन्फोर्समेंट एक्शंस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके पास आएंगे, आपने वहाँ भी तो सबूत देने हैं। और डेटा गैदरिंग, आप डेटा भी कलेक्ट करते हैं, वो डेटा आप बाहर में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को देते हैं कि हमारे पास इस किस्म के हादसे हुए हैं। फिर वो अगली जो ऐसी इस किस्म की कंपनीज़ होती हैं, अगर आप पे एक्शन नहीं बनता नहीं लेंगे, लेकिन वो बाकी कंपनीज़ को HSE के थ्रू या किसी थ्रू डेटा प्रोवाइड करेंगे कि इस तरह के हादसे भी हो चुके हैं, आप ख्याल रखें। एक बार प्रोवाइड करेंगे, वो कंपनी फिर वायलेशन करेगी तो उस पर केस होगा कि आपको डेटा प्रोवाइड किया गया था कि ये चीज़ें होती हैं। तो मोरल कैसे आई होता है, मोरल का लफ्ज़ हर जगह आता है। हाँ, हम सेफ हैं। अब आर्मी जैसे है, फॉर एग्जांपल कोई आर्मी में है, उनका मोरल कैसे आई किया जाता है, ऐसे उनको मेडिकल फ्री, उनके बीवी बच्चों का मेडिकल फ्री, उनका हॉस्पिटल फ्री, उनके अगर वो शहीद हो जाएं तो एक्स्ट्रा फंड, फिर उनकी पेंशन, उनकी रिटायरमेंट, इतनी चीज़ें। मोरल कैसे आई है कि वो जंग पे जाके रिलैक्स रहें कि खैर हम मर भी गए, तो पीछे ये सारी अरेंजमेंट्स हमारे लिए आर्मी ने की हुई हैं, ये किस लिए, ये सारी चीज़ें क्यों अरेंज की हैं। मोरल आई, अच्छी कंपनीज अपने वर्कर्स का मोरल हर तरह से आई करती हैं, फाइनेंशियली भी और हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी। अब वर्कर को पता है कि मैं इस कंपनी में काम करते हुए सेफ़ हूँ, मुझसे गलत काम नहीं लिया जाएगा, एक्सेसिव आवर्स के लिए मुझसे कोई काम नहीं करवाएगा। अब नॉर्मल कंपनी हो तो वहाँ अगर मैनेजर कह देगा काम करो 10 घंटे से ऊपर भी, आप उसको ना करेंगे तो आपकी छुट्टी। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छी कंट्रीज़ में ऐसा डेवलप किया गया है कि वर्कर्स का मोरल हाई होता है।
उस दिन मैं एक सिनेरियो पढ़ रहा था, वर्कर को कोई मैनेजमेंट सिस्टम चेंज हुआ है। मैनेजमेंट सिस्टम चेंज होने की वजह से वर्कर का विजन स्ट्रेस हुआ, उसको देखने में उसको मुश्किल हो रहा था। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कोई ग्राफिकल बोर्ड था, तो उसको मैनेजर ने कहा है कि तुम काम सही नहीं कर रहे। ज़ाहिर है वो नहीं, उसको नज़र नहीं आ रहा था तो वो जल्दी चला जाता था, आगे पीछे हो जाता था। मैनेजर ने ये कहा है, उसने एक दो बार मैनेजर को समझाया, मैनेजर ने उसकी बात नहीं सुनी और डांटा है उसको। वो डांटने की वजह से उसने हेल्थ एंड सेफ्टी HSE में कंप्लेन लॉन्च कर दी, फॉर्मल कंप्लेन के मुझ मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो जब आपके पास एडिशनल बॉडीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है तो आपका मोरल हाई होता है। तो ये क्या है, पर्पज़ है, रीज़न है कि क्यों इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सवाल डायरेक्टली कंसल्ट कर देंगे ना, मतलब आ जाए तो मेरी ज़रूरत आपको नहीं है। हादसात किस किस्म के हो सकते हैं? अब यहाँ पे इंसिडेंट का मतलब है हादसात, ठीक है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, नियर मिस हो सकती है, डेंजरस अकरेंस। डेंजरस अकरेंस क्या है? ख़तरनाक क्या चीज़ें हो सकती हैं? आग लग जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक्सीडेंट क्या होता है? बस सिंपल सी बात है, वो इवेंट दैट लीड्स टू, वो इवेंट जिसमें इंजरी हो, नुकसान हो, लॉस हो, ठीक है। इंजरी एक्सीडेंट। अब यहाँ पे ना ये आपका एक्सीडेंट और इंसिडेंट का फ़र्क भी मिक्स करेगा, ये मैं पहले भी काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी उन्होंने गलत लिखा हुआ है। वो सिनेरियो में कुछ और कहते हैं, उन्होंने डेफिनेशन गूगल पे कुछ और दी हुई है, हेल्थ एंड सेफ्टी में कुछ और है। लेकिन हम एक्सीडेंट और इंसिडेंट को वही लेंगे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं पेपर्स देख चुका हूँ, ठीक है। अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, जिसमें कोई पर्सनल इंजरी हो, उसको इन्होंने क्या कहा है? इंजरी एक्सीडेंट। डैमेज ओनली एक्सीडेंट वेयर अनप्लान्ड एंड लीड्स टू इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी डैमेज, जिसको आप इंसिडेंट कह रहे हैं कि जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है लेकिन पर्सनल इंजरी नहीं हुई, जिसको हम इंसिडेंट कह रहे हैं उसको वो डैमेज ओनली एक्सीडेंट कह रहे हैं। खैर दोनों लफ्ज़ आए तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी। डैमेज ओनली एक्सीडेंट आ गया, वो डैमेज ओनली एक्सीडेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, इंसिडेंट का ही लफ्ज़ यूज़। नियर मिस क्या है? नियर मिस पे बहुत बार सवाल आए। वो चीज़, वो वाक़या जो हुआ है जिसका पोटेंशियल था कि वो हादसा या नुकसान भी कॉज कर सकता था, लेकिन नुकसान हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हॉल में बड़ा फानूस लगा हुआ है या कोई पंखा लगा हुआ, वो गिर गया, उस वक्त उसके नीचे कोई भी नहीं था, ये क्या है? इंसिडेंट है नियर मिस? नियर मिस कौन सा होगा? नियर मिस अगर वो लटका हुआ है तो आगे आता है दरमियान में, फिर रुक जाता है किसी चीज को, वो नियर मिस। नियर मिसेस नॉर्मली वर्कर्स के साथ एसोसिएटेड है कि आप गिरते गिरते बचे, आपको लगते लगते बची, आप पानी में गिरे, आपकी जैकेट फेल होगी, तो ये नियर मिसेस है। डेंजरस अकरेंस वो आप खुद बता रहे हैं, अ स्पेसिफाइड इवेंट दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द रेलेवेंट अथॉरिटी बाय स्टैट्यूट लॉ। कोई भी ऐसी डेंजरस अकरेंस, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप रिपोर्ट करेंगे, लाजमी रिपोर्ट करेंगे। अब नियर मिस रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है नहीं है। एक्सटर्नल अथॉरिटी को आप नियर मिस रिपोर्ट नहीं करते, आप इंटरनली रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, आप अपने सीनियर बंदे को, लेकिन एक्सटर्नली ये लॉ नहीं है कि आप रिपोर्ट करें। लेकिन कोई हादसा जिसकी वजह से, जैसे डेंजरस अकरेंस कह रहा है, ये चीज़ आपने रिपोर्ट करनी है एक्सटर्नली, ठीक है उस्मान, समझ आइए। नियर मिस एक्सटर्नली रिपोर्ट नहीं करते। ना रिपोर्ट तो डेफिनेटली आप कोई भी कंडीशन, कोई डेंजरस कंडीशन भी रिपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पे ख़तरा है, वो भी आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल रिपोर्ट कुछ ख़ास चीज़ों की होती है। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, ये क्या नाम है मीर, जैसे आप क्या हसनैन ने जो बताया था कि डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन दैट इज़ डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू वर्क, ऐसी कंडीशन जिसको आप कहें कि ये मेरे साथ काम की वजह से हुई है, मुझे ज़ुकाम हुआ है, क्यों हुआ है, मैं सारा दिन धूल में काम करता रहूँ, तो जो एट्रीब्यूटेबल हो टू वर्क, ठीक है। जैसे डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस जो भी आप ऐसे सब्सटेंस लिखेंगे, वहाँ पे आपका एक जो वो होता है हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, उसमें आपने आखिर में इम्पैक्ट लिखना होता है, उस इम्पैक्ट में डर्मेटाइटिस आता है, स्किन एलर्जीज डिफरेंट किस्म की। अब ये देखें, इसको स्किन इरिटेंट्स की वजह से स्किन एलर्जी इसकी ट्रिगर हो गई है। लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है लेकिन आ भी सकता है, निबोश आगे पीछे करता रहता है कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो, मिनिमल, लो, मीडियम या हाई। जो मिनिमल होगी उसमें लाइन मैनेजर आखिरी मैनेजर होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली सुपरवाइजर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, वो खुद ही कर देगा और इसमें हमारा टाइम नहीं लगेगा। लो है, लाइन मैनेजर करेगा लेकिन सपोर्ट लेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर की या किसी सीनियर मैनेजर की सपोर्ट लेता हूँ फॉर इन्वेस्टिगेशन। मीडियम लेवल आ गई, मिडिल मैनेजर लेंगे जो लाइन मैनेजर से ऊपर, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई और मैनेजर की बहुत से नेम्स हैं, वो दिया होता है, समझ आ जाती है लाइन मैनेजर है या दरमियाना मैनेजर है, ठीक है, तो वो मीडियम लेवल की इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे। हाई कौन करेगी? सीनियर मैनेजमेंट करेगी और पूरी टीम बनाएगी, तो इसमें टाइम सबसे ज़्यादा। जैसे आप कहते हैं, न्यूज़ में अक्सर आ रहा होता है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम तश्कील दे दी गई है, ठीक है, आता है ना न्यूज़ में, कोई बम फट गया या कुछ हो गया, फिर वो पहले एक बंदा खाता था फिर पूरी टीम मिल के खाती है। अच्छा, आप जब भी एक्सीडेंट सीन पे आएंगे आप क्या करेंगे? सबसे पहले कैसे करेंगे? पिक्चर्स बनाएंगे। बंदा जो हादसा हुआ है जिसके साथ, उसे छोड़ के उसकी तस्वीरें खींचने लग जाएंगे वो बेचारा। एविडेंस सबसे पहले बैरिकेड करेंगे, कोई अनऑथराइज्ड बंदा अंदर ना आए, मतलब कश्मीर में तो फाइल आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसी चीज है। बैरिकेड तो हम डेफिनेटली करेंगे, उसको टेप से या कौन से जो भी आपके पास मेजर्स है, ठीक है। फर्स्ट एड देते हैं, फिर हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब आपने को जो प्रोटोकॉल पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा है? पहले एविडेंस कलेक्ट, पहले उसकी पिक्चर्स लेनी है। एक्सीडेंट हो गया, सबसे मेजर, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस हमारी इंजर्ड वर्कर है, ठीक है। अब आपने जो प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ से हम प्रोटोकॉल्स देख लेंगे। सेफ्टी ऑफ द सीन, इज़ द एरिया सेफ टू अप्रोच, मतलब एक बंदा ऐसी जगह गिर गया है जहाँ पे अब आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। पानी में गिर गया, आप सेफ्टी जैकेट के बगैर उसके पीछे जंप लगा सकते हैं, ठीक है। इज़ इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअलिटीज़ आर अप्रोच्ड, क्या कोई और एक्शन चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए या ख़तरा टालने के लिए बिफोर कि हम इंजर्ड वर्कर को हेल्प आउट करें। फॉर एग्जांपल सिलेंडर फट गया, आग लगी है, एक वर्कर इंजर हो गया, मैं भी उसके पीछे आग में घुस के उसे पकड़ूँ, नहीं। अगर कोई डेंजर अभी भी एग्जिस्ट करती है तो पहले हमने उसको एलिमिनेट करना है, फिर हमने कैजुअलिटीज़ को अप्रोच करना है। जो सेफ्टी वर्कर्स होते हैं यूके वगैरह में, जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं, उनको ये अलाउड होता है कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले, उसके बाद उसकी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को भी जहन में, जहाँ पे आपको लगता है आपकी सेफ्टी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो रही है तो मौत के कुएं में नहीं कूदना। एक बंदा तो मर रहा है, उसके साथ आप नहीं मर सकते, ठीक है। फेयर नहीं लगते ये रूल्स, थोड़े से वो लगते हैं, बुरे लगते हैं कि यार ये क्या बात है, मरते हुए बंदे को छोड़ दें, लेकिन अंग्रेज़ ऐसे ही हैं, वो इसी तरह ऑपरेट करते हैं। कैजुअलिटी के पास जब चले जाएंगे, कैजुअलिटी को कौन सी केयर देंगे? सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने अप्रोच की बात की थी कि उसके पास जाएंगे कैसे। हम देखेंगे, क्या देखेंगे? एरिया सेफ है या नहीं है, या कैजुअलिटी को अप्रोच करने से पहले कोई ख़तरा है, उसको टालना चाहिए, या डायरेक्टली हम जा सकते हैं। कोई सीढ़ी से गिरा है, वो तो सीढ़ी से गिर गया, अब नीचे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वही सीढ़ी जो टूटी हुई है उससे चढ़ के ऊपर जाना है तो फिर वो ख़तरा है, आपको मेजर लेने पड़ेंगे। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद क्या होती है अगली इमरजेंसी सर्विस? अच्छा, इन लोगों को भी देखना है जो शॉक में है। आपने हॉस्पिटलाइजेशन करवा दी, फिर मैनेजर क्या करता है? जो वर्कर्स, जो विटनेस होते हैं, उनको लेके जाता है कहाँ पे? अपने ऑफिस में किसी काम जगह पे लेके जाता है, उन्हें बिठाता है, चाय कॉफ़ी ऑफ़र करता है, उन्हें काम करना है। वो इतनी केयर करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की कि किसी की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब ना हो। ज़ाहिर है एक बंदा ट्रॉमा में है, जिसने एक्सीडेंट, आप में से किसी ने शायद रोड एक्सीडेंट देखा है, नहीं देखा, तो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाता है। कटे हुए इंसान आपके सामने पड़े हों, या बम धमाके जब होते रहे हैं पाकिस्तान में, तो उन लोगों को भी मद्देनज़र रखना होता है और उनको भी लेके काम जगह पे जाना पड़ता है। मतलब सिर्फ आपका प्राइम वो नहीं है जिसके साथ हादसा हुआ है, वो भी हैं जो देख रहे हैं हादसा, ठीक है।
इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होगा? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल मतलब रियलिस्टिक, जिसके फैक्ट्स हों, जो साबित हो सकती हो, एवं अपने आप से तुक्के नहीं मारने, ठीक है। हाँ, अब आप कहो कि यार सीढ़ी से गिरा है तो इसमें अपनी मस्ती थी, ऐसे नहीं आप कह सकते। आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। वो जल्दबाज था, वो थका हुआ था, वो काम से डायरेक्ट इधर आया है, उससे ओवर शिफ्ट करवा रहे थे, ओवर टाइम कर रहा था, कैसे, क्यों? एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन। आपने खुद से अंदाज़ा मारने के बजाय, जैसे पाकिस्तानी करते हैं, गाड़ी ख़राब करी करके रोड पे खड़े हो जाओ, 10 लोग आ जाएंगे, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, इसका रेडिएटर ख़राब है, सारे अपनी अपनी सजेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करता। तो हमने क्या करना है? इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। फिर सूटेबल कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, इसको कहते हैं रेमेडियल कंट्रोल। और आखिर में प्लान करना है रेमेडियल एक्शन के फौरी तौर पर। हम यहाँ पे अब क्या करें? ऑयल गिरा हुआ था, एक बंदा गिर गया, उसके पीछे मैं भागता हुआ गया हूँ, उसको उठाऊँ, मैं भी गिर गया। तो अब पहले मुझे साथ रेमेडियल कंट्रोल एक्शंस भी देखने हैं, या इमीडिएटली वो लैडर टूट गया, उसका स्टेप टूट गया, उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट इमीडिएटली हमने देनी है, क्योंकि वर्कर्स तो गुजरेंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या कहा है? अब उसके आगे से स्टेप्स हैं। गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? सीन को सिक्योर करेंगे, जो आपने कहा था, ठीक है, कि सीन को सिक्योर कर दिया। अक्सर ये सवाल भी आता था, सीन को सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है? अब ये आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप सीन को सिक्योर करने के बारे में क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। ज़ाहिर है सीन क्यों सिक्योर करेंगे? ताकि एविडेंस के साथ कोई मस्ती ना करे, ऑल्ट्रेशंस ना हो। अगर मज़ीद कोई ख़तरा है, जैसे वो मैंने ऑयल वाली एग्जांपल दी है, उस ख़तरे में कोई और नुकसान ना उठा जाए, तो हमने सीन को सिक्योर करना है, विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, विटनेसेस का इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू कहाँ पे करेंगे, उसका आगे अलग से प्रोसीजर आगे किसी स्लाइड में होगा, ठीक है। आपके पास सवाल ऐसे आता है कि उस मैनेजर ने एक्सीडेंट के बाद कौन से मेथड्स यूज़ किए थे फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो आप यहाँ से इसको अपने सामने खोल के रखोगे, आप देखोगे कि यार उसने विटनेसेस का इंटरव्यू किया था। आप सीधा लिखोगे द मैनेजर कैरिड आउट द इंटरव्यू ऑफ विटनेसेस। फॉर एग्जांपल, उसने वर्कर एक्स से पूछा, जो भी पूछा, या वर्कर ने मैनेजर ने क्या किया, सबसे पहले बैरिकोड करवाया। उसका क्या मतलब है? द मैनेजर सिक्योर द सीन एज ही ऑर्डर फॉर, जो भी बैरिकेड कर दो एरिया को, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है कि पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है एक्सीडेंट के। और कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगा? कोई परमिट टू वर्क है, कोई इस तरह की चीज़ है जो साइन की गई थी, जो बताई गई थी, कन्वे की गई थी। फिर ट्रेनिंग्स देखेगा कि वर्कर्स ने पहले इस बारे में ट्रेनिंग ली हुई थी, उन्हें हाइट, वर्क एट हाइट या इन चीज़ों का पता था या नहीं पता था। फिर वो इन्वेस्टिगेशन में इन सारी चीज़ों को देखता है, थोड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, ये सवाल आया है पिछली बार, मुझसे भी थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने इसको कंसल्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसका आंसर लिख दिया। कुछ चीज़ें करेक्ट हो गई थी, लेकिन कुछ मुझसे मिस हो गई थी कि उसने कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल की थी वर्कर्स इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे ये था, वो वर्कर को लेके गया था, उनको कॉफ़ी ऑफ़र की थी, जो भी वहाँ पे प्रोटोकॉल से उनको इनके साथ मैच करना था। सबसे पहले इंटरव्यू कहाँ पे लेना है? क्वाइट प्लेस, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, शोर शराबे में नहीं लेना। इस्टेब्लिश या रैपोर्ट क्या होती है जी? इनको में कहेगा। अच्छा, रैपोर्ट ये है कि आप उसके साथ एक रिलेशन बनाएं, मतलब काम करें, उसके साथ बात करें, उसको रिलैक्स करें, ताकि वो आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। आप उसको ये एहसास दिलाएं। वो अगला पॉइंट भी यही है कि एक्सप्लेन द पर्पस, कि ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। हाँ, आपको ब्लेम नहीं कर रही, ठीक है। ये यूज़ ओपन क्वेश्चन, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। अब मैनेजर ऐसा होना चाहिए ओपन माइंड, खुले दिमाग के साथ सुने, भूले ना बातों को। अब भूल भी सकता है, तो उसके लिए वो क्या करता है? टेक नोट्स नहीं ले सकता तो रिटन स्टेटमेंट। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखी हुई, अक्सर मैनेजर जो होते हैं सिनेरियो में वो रिकॉर्ड करते हैं इंटरव्यू को, मोबाइल पे एक रिकॉर्डिंग खोल देते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, ताकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड रख सके और उसे भूले ना, ठीक है। और थैंक द विटनेस। मेरा चार्जर नहीं लगाया था। 5 मिनट नहीं हो सकते? नहीं सर, 5 मिनट बाद
ठीक है, पढ़ के आओ, मैं जल्दी ये टॉपिक ख़त्म करूँ।